तकवा ज्वेलर्स एलएलपी, मुंबई का वो ब्रांड जो आपको देता है 100% बायबैक गारंटी, साथ साथ लाजवाब डिजाइन का कलेक्शन। टर्किश, दुबई, राजकोट डिजाइन के लिए जाना जाता है। तकवा ज्वेलर्स एलएलपी, खालिस जेवरात और 100% बायबैक गारंटी हमारी पहचान। यहाँ मौजूद जश्न मुंबरा में तशरीफ़ लाने वाले तमाम हाज़रीन का कुतुबुद्दीन शाहिद की तरफ से आदाब। ये रोज़नामा इनकलाब की एक देरीना रिवायत रही है कि हम जो है एजुकेशन के शोबे में अव्वल दिन से काम करते रहे हैं। ये वक्त रहा हो 1938 का, या वक्त रहा हो 1992 का, या वक्त रहा हो 1947 का, या वक्त रहा हो 2002 का, या अभी का वक्त हो। वक्त के तकाज़ों से हम आंग होते हुए हम जिस तरह की ज़रूरत महसूस होती है, उस तरह से तलबा की रहनुमाई और शोबे तालीम में जिस तरह से भी काम की ज़रूरत पड़ती है, हम वो करते रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारा तालीमनामा। तालीमनामा के तहत हम पहले शुरू में कई सेशन हमारे जो हुए इनकलाब के दफ्तर के अंदर हुए। वहाँ पर हम माहिरीन तालीम को हमने मदऊ किया और उनसे तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू को हम जो है यूट्यूब चैनल के ज़रिए और अपने अखबार के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की। वो सिलसिला कुछ दिनों तक चलने के बाद फिर मतलब हमारे इंतज़ामिया ने तय किया कि हमें इसको लेकर थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए। तो हमने उस सिलसिले में इसी साल फरवरी के आखिर में भिवंडी में हमने जश्न भिवंडी के नाम से एक महफ़िल बर्पा की, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ हमने एजुकेशनल को भी इसमें शामिल रखा। उसके बाद दरमियान में अंजुमन इस्लाम में हमने एजुकेशनल एक्सपो किया, वहाँ भी हमने तालीमनामा का सिलसिला जारी रखा। और अब उसी सिलसिले की चौथी कड़ी के साथ हम अब आपके मुंबरा कौसा में कोशिश हमारी यही रहेगी कि यहाँ पर जो बातें माहिरीन के ज़रिए सामने आए हैं, उससे आप इस्तेफ़ादा करें। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानान का तारुफ़ करते हुए मैं यहाँ उन्हें मदऊ करूँगा एक एक करके, और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का हम उनसे आगाज़ करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ के सबसे मशहूर कॉलेज, जिसे अगर ये कहें कि मुंबरा की तामीरी इमारत का मीनार है, यानी कालसिकर कॉलेज, उनके प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद हुंडेकर साहब को मदऊ करना चाहूँगा। सर, आप तशरीफ़ लाएँ। हमारे दूसरे मेहमान के ताल्लुक़ से अगर ये कहा जाए कि जब भी हम कभी शाहीन का तज़किरा हमारे सामने आता है, तो हमारे सामने अल्लामा इकबाल के साथ बीदर के डॉक्टर अब्दुल कदीर के नाम आता है। उन्होंने ऐसा कुछ शाहीन के नाम का एक ऐसा रोशन हेवला बर्पा किया है कि वो पूरी हिंदुस्तान में उसकी चमक दिखाई दे रही है। उस चमक के जो एक तरह से जो सितारे हैं यहाँ मुंबई रीजन के, हमारे तनवीर शेख साहब। मैं तनवीर शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सर तशरीफ़ लाएँ। आप जो है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मुंबई रीजन के डायरेक्टर हैं। हमारे तीसरे मेहमान जो अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं, डॉक्टर कमाल अंजर सैयद साहब। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा सर, आप तशरीफ़ लाएँ। आप तालीमी शोबे से वाबस्ता होने के साथ साथ आप जो है जमीयतुल उलमा के नायब सदर भी हैं मुंबरा ख़ित्ते के, और मुंबरा के ही डॉक्टर एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं। हमारी चौथी मेहमान जो मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, इसी इदारे से उनका ताल्लुक़ है, अंजुम आरामी साहब से। जोग्राफ़िया और माशियात में 22 साल का तजुर्बा रखने वाली अंजुम आरामी का खैर मकदम है। हमारा मौजू है इस तालीमनामा का कि मुंबरा के तालीमी इम्कानात और वसाइल। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले डॉक्टर साजिद साहब से ही जानना चाहूँगा। डॉक्टर साजिद साहब, आप ही बताएं पहले कि मुंबरा में जो तालीमी पेशरफ्त के जो इम्कानात हैं वो किस तरह के हैं। बच्चों का मसला है, ये फ़ीस का काफ़ी बड़ा मसला है। हमारे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, और
कोविड की वजह से तो और हमारी कौम की कमर टूट गई है वैसा। तो मैं देख रहा हूँ मेरे कॉलेजेस में कि वे फीस का हर बच्चे जो आते हैं, सर हमको लिमिट चाहिए, हमारे पेरेंट्स का कुछ जॉब भी नहीं है और हम लोग अभी हर ट्रस्ट में अप्लाई कर चुके हैं और ट्रस्ट स्कॉलरशिप देगा, तो जब आएगी हम लोग आपकी फ़ीस भर देंगे। तो इस तरह से यहाँ हालात बहुत ख़राब है। मैं अभी सर से वही बात कर रहा था, कुतुबुद्दीन सर से, कि भी हम ये सिलसिला जो है हर स्कूल में इंडिविजुअली जाकर हमने ये मसले पे टीचर से, उनके प्रिंसिपल से, फिर उनके पेरेंट्स से इन बातों पर गौर फिक्र करनी चाहिए और हमारे कम्युनिटी के बच्चे किस तरह से आगे बढ़े ये देखना है कि भी ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जब बच्चा 10वीं में आता है तो ड्रॉप आउट जो रेट है 50% वहीं ख़त्म हो जाता है, फिर 11-12 में और 20-30% ख़त्म हो जाता है। तो आने वाला ऊपर बच्चा बहुत कम है। और इसमें अगर मैं देखूं पिछले 15-20 साल में तो अभी ऐसा हो रहा है कि भी लड़कियां जो है 80% पढ़ रही है हमारी, मगर बॉयज़ जो है खाली 20% आ रहे हैं। और वो भी बॉयज़ जो है 10th और 12th के बाद में ड्रॉप आउट्स बहुत कम हो रहे हैं, खाली 1 और 2% जो है हायर एजुकेशन में टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। और आज ऐसी लड़कियां हैं कि भी डबल पीजी है या डॉक्टरेट्स है, मगर इनको मैच भी नहीं मिल रहे। ये भी मसले को हमने अभी से फोकस करके काम करना है कि भी हमको लॉन्ग टर्म में ये मसले भी हल होने हैं कि भी सही मैच भी मिलने चाहिए। और यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर ये 2 चीज़ें हैं तो आप दुनिया कॉन्कर कर सकते हैं। एक है कि अगर उस चीज़ में कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर उसमें आपका अगर इंटरेस्ट रहेगा तो वो चीज़ अगर आपको 5 घंटे या 6 घंटे में सीखनी है वो आधे घंटे में आप सीख जाएंगे। इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट से करोगे, कब भी वो टॉपिक उठाओ 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में वो आपको याद रहेगा। या आपकी छोटी छोटी बचपन की भी यादें आपको अभी तक आपके दिमाग में, जहन में वो ताज़ा होती है। कब भी आप उसको रिफ्लेक्ट करो क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट छुपा हुआ है। दूसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है बिलीफ। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, अगर ये आपको दिल बोलेगा, दिमाग नहीं बोलेगा, दिल आपका 100% बोलेगा कि ये तुम कर सकते हो नहीं कर सकते। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अगर इंटरेस्ट और बिलीफ आता है तो थर्ड उसके बाद में आएगा, आपका हार्डवर्क आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी आएगी, आपका सिंसियरिटी आएगा, पंक्चुअल आएगा, डेडिकेशन आएगा, डिवोशन आएगा, इस तरह से डिटर्मिनेशन आएगा। और बचपन से पेरेंट्स का और बच्चे का एक गोल होना चाहिए। मेडिकल इंजीनियरिंग ये 2 ही हमारे पास फील्ड नहीं है, हमारे पास इतने करियर के इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, हमको पता ही नहीं है बच्चों को, इवन पेरेंट्स को पता नहीं है, या इवन मैं कहूँगा मेरे टीचर्स लोगों को भी इन करियर काउंसलिंग जो होता है ये कंसेप्ट हमारे कम्युनिटी में है ये पता ही नहीं है। अगर आप जाओगे ब्राह्मण कम्युनिटी में तो उनके तो जो है उनके स्कूलों में इसका एक काउंसलिंग होता है 3-3 दिन का जो है, या फिर 9 आवर्स का कंटिन्यूस सेशन लेते हैं लोग। बच्चा जब पास आउट होता है 10th, इसका काउंसलिंग किया जाता है कि भाई बच्चे में इंटरेस्ट क्या है और ये बच्चा क्या बन सकता है। उसके बाद में उस तरह से उसको ट्रेंड किया जाता है। बच्चे को बचपन से अगर बोला जाएगा तुझे इंजीनियर बनना है तो बच्चा उस तरह से करेगा। उसके लिए मेंटर भी लगेगा। ऐसा नहीं है वो किसको देख के इंजीनियर बनेगा, उसका कोई तो मामू होना चाहिए या उसका चाचा होना चाहिए। घर में जो है हमेशा मेंटर होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी यहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ हैं, 80% बच्चे का एजुकेशन माँ के गोद में होता है। याद रखिए, कॉलेज की डिग्री एक नॉमिनल डिग्री है, ये आपको खाली एक क्वालिफिकेशन देती है, मगर पूरा एजुकेशन जो है आपका घर में होता है। और इनफॉर्मल आप लोग स्कूल में, कॉलेज में आके सीखते हैं, आपका ब्रेन डेवलप होता है, विजन डेवलप होता है, मगर 80% आपका सोच समझ जो है ये आपके घर में होती है। मैं चाहूँगा कि भी आगे चल के आप लोग घर में जब असर मगरिब कोई भी एक टाइम ले लो, उसमें 15-20 मिनट का दर्स ले लो। बच्चों को ये भी बहुत ज़रूरी है। आज जितने खुराफात आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आप मुसलमानों में देखोगे। सर मैं थोड़ा सा आप एक कहूँ इसमें थोड़ा मादरत चाहूँगा मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने जो बताया कि हमारे बच्चों में ये खूबियाँ होनी चाहिए, आपने कई खूबियों को उसमें तस्करा किया। आप जिस कॉलेज में हैं वो यहाँ का टॉप कॉलेज है और मतलब सीनियर कॉलेज है, सारे मतलब
एक तरह से छन छना के बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप अपने बच्चों में उस तरह की वो खूबियाँ कहाँ पाते हैं, कितनी पाते हैं? नहीं, मेरे कॉलेज में मैंने देखा है कि भी टीचर्स फुल्ली डेडिकेटेड है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि भी मुझे अच्छा स्टाफ मिला हुआ है और ट्रैक रिकॉर्ड भी कॉलेज का अच्छा है। और बच्चा जो भी आ रहा है वहाँ पर काफ़ी पढ़ता है, और अगर कहीं लेक्चर नहीं भी हुआ तो बच्चा डायरेक्टली प्रिंसिपल पास आता है, सर ये लेक्चर नहीं हुआ, ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। तो मैं उस टीचर को बुला के ये काउंसलिंग कराता हूँ कि भी ये टॉपिक इन बच्चों को क्यों नहीं समझ में आया। बच्चे खुद सीखना चाह रहे हैं। तो मैंने इसके लिए अभी आने के बाद में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक करियर काउंसिल करियर का एक पाथ खोल दिया है मैंने हमारे कॉलेज में, जिसको बोला जाता है कि भी फॉरेन लैंग्वेजेस। 12 फॉरेन लैंग्वेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कॉलेज से शुरू हो जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इनॉग्रेशन करके हमने 2 लैंग्वेजेस शुरू कर दी है। उसमें एक जो है पर्शियन लैंग्वेज हमने शुरू की है, और सेकेंड हमने शुरू की है फ्रेंच। याद रखिए इस बात को। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी मालूमात दी। इंशाल्लाह इस मालूमात पर हम कभी और भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल आपने एक अहम समाजी मसले की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई है। मैं उस सिलसिले में आऊँगा डॉक्टर कमाल साहब की तरफ कि किसी ज़माने में हम तालीम निसवां का हमने नारा बुलंद किया था। हमने कहा था कि ख़वातीन को पढ़ाओ, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़रूरी है समाज में। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नारा बहुत कामयाब रहा, 100% कामयाब कह सकते हैं उसको, अगर देखा जाए उस तरह से तो। लेकिन उसकी वजह से हमारे बच्चे, अगर हमारे लड़के अगर पीछे रह जा रहे हैं, तो एक नया समाजी तवाज़ुन बिगड़ रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, उसका अजाला कैसे हो? सर, जो इसकी वजह से जो समाजी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, उसका हल क्या हो सकता है और उस ताल्लुक़ से हम क्या कर सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कुतुबुद्दीन शाहिद साहब ने जो सवाल किया है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, लड़के कम पढ़ रहे हैं, और जो समाजी ताउन ये बिगड़ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारे दिलों से, हमारे लोगों में, चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे कोई भी हो, तालीम की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। हम सिर्फ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। लड़के जो है सिर्फ कॉलेज में आते हैं, स्कूलों में आते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि आते हैं कि मुझे 10वीं पास की सर्टिफिकेट मिलेगी, 12वीं पास की मिलेगी, ग्रेजुएशन की मिलेगी, या जो भी कर लें वो, या मुझे उसके बेस पे जॉब मिलेगी। एज ए मुस्लिम पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि तालीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। उस दौर में जब जहालत और तमाम चीज़ें आम थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही आई थी, वो आई थी इकरा, पढ़ो। मकसद क्या था? तालीम की अहमियत। आज जो है हमारे लोगों में ये है कि क्या फ़ायदा पढ़ करके, बच्चों में एक बना हुआ है कि क्या फ़ायदा पढ़ के, जॉब तो मिलने वाली नहीं है। हमने तालीम की अहमियत को ख़त्म कर दिया है। हमने सिर्फ तालीम को जॉब के लिए सोचा है कि जॉब मिलेगा तो तालीम हासिल करना है, जबकि हर मुसलमान को बालिग नाबालिग या जो भी पढ़ने लायक है उसको तालीम फ़र्ज़ है, उसके लिए उसको हर हालत में तालीम हासिल करनी है। अब उसके बाद जब बच्चों के दिलों से ये कंसेप्ट निकल गया है कि जॉब नहीं मिलेगी तो तालीम हासिल करने से क्या फ़ायदा, तो बच्चे तालीम की तरफ राग़िब भी नहीं हो रहे हैं। बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये है कि भाई उनका फ्यूचर जो एक तालीम याफ्ता बच्ची होगी तो उनका फ्यूचर संवर जाएगा, उसके हिसाब से वो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन बच्चे आप जो है वो, मैं मुमरा में 30 साल से रह रहा हूँ, बल्कि 32 साल हो गया मुमरा में रहते हुए मुझे। मैंने मुमरा का हर दौर देखा है और आज का भी दौर देख रहा हूँ कि जितनी इलिटरेसी, जहालत मुमरा में है उतनी और शायद कहीं हो। लेकिन उसी के साथ में मुमरा में पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही अलग तबके के हैं, अलग किस्म के हैं। बस ये है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बच्चों को कोऑर्डिनेट करके, बच्चों के ऊपर मेहनत करके, या जो बच्चे पढ़ने लायक हैं उनको आगे बढ़ा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त जो है मुमरा में एक सीज़न चल रहा है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स की होड़ लगी हुई है और हर बिल्डर से लेकर के सोशल वर्कर, नेता से लेकर के हर आदमी सिर्फ जो है स्पोर्ट्स में लगा हुआ है। लेकिन किसी को फिक्र नहीं है कि फरवरी में 12th वालों का एग्ज़ाम आ रहा है, मार्च में 10th वालों का एग्ज़ाम है, अभी बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होगा, हर बच्चे का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करें? बच्चों की, अभी सर ने कहा कि फीस का मसला तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हम ये जो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे,
ठीक है, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे उस पर इन्वॉल्व हो गए, उनको हौसला होगा, लेकिन पहले तो उनको तालीम की ज़रूरत है। हमने तालीम पे कुछ भी जोर नहीं दिया, कुछ भी उसके अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं किया। तो इसके लिए जो है, हाँ, मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तंजीमें हैं, कुछ लोग हैं जो हर फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी तंजीम वालिदैन ने टीचर्स के ऊपर एक सेमिनार किया है, इससे पहले SVKN एक फाउंडेशन करके एक तंजीम है, उन्होंने कुछ काम किया, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज ज़रूरत है कि हर बच्चे को, जो भी बच्चा है, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मुसलमानों का ग्रेजुएशन रेट जो है वो 7% है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोग 10% जो है जॉब में आवे। तो जब हम 7% पढ़े लिखे ही दे रहे हैं, ग्रेजुएट दे रहे हैं, तो 8% 10% आपको जॉब में कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो ज़रूरत है कि बच्चों में अवेयरनेस लाना, पेरेंट्स में अवेयरनेस लाना कि तालीम की अहमियत को समझें। सिर्फ तालीम जॉब के लिए ना करें, तालीम जो है तालीम के लिए हासिल करें। एज ए मुस्लिम उनको हर चीज़ की, हर किस्म की तालीम हासिल करना ज़रूरी है। उसके साथ में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीनी तालीम को भी उसके साथ में ऐड करें। आज जो है हमारे कॉलेजों में बच्चियां जा रही हैं, लेकिन आप देखिए कि बेपर्दा होकर के बेरवा जो है घूम रही हैं, तो वो किसकी कमी है? यकीनी बात है कि हमारे लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे घर वालों ने और हमारे स्कूल ने वो चीज़ को नहीं समझा, न समझाया है कि बच्चों को जो है तालीम के साथ में अपनी इज्जत, अपनी अजमत, अपना मुकाम भी बरकरार रखना चाहिए। आए दिन जो है कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है मुमरा की बच्चियों का, ये किसकी कमी है? यकीनी बात है कि हमारे अवेयरनेस की कमी है कि इसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रूरत है कि हम तालीम पे, बुनियादी तालीम पे जोर दे करके इन बच्चों का कैरियर आगे बढ़ावें। हम एक अच्छा डॉक्टर बनावें, इसलिए कि आज हर आदमी ये सवाल करता है, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर लूटते हैं, इंजीनियर बनाओ तो डॉक्टर इंजीनियर जो है ब्रिज गिर जाता है। इसकी वजह क्या है? हमने बेसिक तालीम को, बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझा है। और तालीम जो है बगैर दीन के नहीं होती है। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ में दुनियावी तालीम दें। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा जो है ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ में शख्सियत का इर्तका है, शख्सियत का फ़रोग है, शख्सियत की बेहतरी है उसमें। मैं तनवीर साहब से जानना चाहूँगा सर कि हम जो तालीम को जॉब की तरफ जोड़ कर देख रहे हैं, इससे हमको बाहर निकलने के क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इट विल बी फ्यूटाइल, हमारे लिए एकदम बेकार हो जाएगा ये उसको हम सेपरेट करें। उसको सेपरेट करने के बजाय अगर हम ये देखें कि दो शोबे हैं हमारे पास, या तो आप जॉब करेंगे या प्रोफेशनल्स बन के ऑपरेट करेंगे, और तीसरा है बिजनेस। और ये कम्युनिटी का हमारा एक, आई थिंक ये जो नेट हमने दिया हुआ है, सर्कस में नेट हुआ करते थे एक ज़माने में, नहीं हुआ करते थे एक्चुअली, अब होते हैं। तो परफॉर्मेंस बिगड़ गई। हमारे एक डॉक्टर कलीम खान हैं, रिजवी इंस्टीट्यूट में पहले डायरेक्टर थे, अभी चेतना इंस्टीट्यूट में भी थे, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट थिंकर्स। वो हमेशा बोलते थे कि 100% परफॉर्मेंस सर्कस में इसलिए होती थी क्योंकि वो टाइम पे नेट नहीं थे, क्योंकि वो गिर जाए तो कुछ है नहीं बचाने के लिए, हड्डियां टूट जाएगी या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जिस दिन नेट आ गया तो सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। जब वो गिरता भी है, हाथ दिखा के ऊपर जाता है वो हंसते हुए। तो शायद ये हमारे कम्युनिटी में हमने एक नेट दे दिया, एक माहौल ऐसा आ गया कि हर बच्चा सोचता है मैं कुछ ना कुछ तो बिजनेस कर लूँगा। मैं कुछ कम ज़्यादा या कोई एक प्रोफेशन वर्सेस एक बिजनेस वर्सेस अदर बिजनेस को ऊपर नीचे नहीं बोल रहा हूँ, बट आप देखेंगे बोले मोबाइल की शॉप खोल के बैठ जाऊँगा, कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर ये सेल कर दूँगा। हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम में वो एक गिफ्ट है, हम बोलेंगे, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी, हमको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा सेल्स का। बट क्या हमने वो बच्चों को इस तरह से सिखाया कि वो जॉब या उस बिजनेस के लिए भी बिजनेस स्टडीज करके वो करेगा तो एक अलग लेवल पे काम करेगा? हमारे जो शौक पैदा करना है जो कम्युनिटी में, जो 7th 8th 9th 10th जो बुनियादी ईयर्स हैं, उसमें सिर्फ पेरेंट्स को, और मेरा ये है सिर्फ पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, अगर ये 2-3 बेसिक्स क्लियर किए जाएं, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम में मैथ्स और लैंग्वेज, इसकी वीकनेस जो है हमारे पूरे कम्युनिटी में, अगर वो फॉर्मेटिव ईयर्स में हमने ध्यान नहीं दिया तो ये 9th-10th में ये जो ड्रॉप आउट का जो इशू आ रहा है हमको, खासकर बच्चों में, यहाँ पर जावेद भाई बैठे हैं इनकलाब वाले,
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब लास्ट टाइम वो शाहीन के हमारे कांदिवली में ब्रांच में आए थे, तो मैं उनसे यही जिक्र कर रहा था हमारी तकलीफ क्या है वहाँ पर। जिस तरह ये मुमरा है, पठानवाड़ी के लड़के हैं उधर, और लड़कों को संभालना 11th-12th के, और उनका जो तरीका है सीरियसनेस या लैक ऑफ इट बोलूँ मैं इनसे बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, इन्होंने एक स्टेटमेंट में हमारी कहानी पूरी बोली, और वो स्टेटमेंट था, बिल्कुल सही बोल रहे हो तनवीर साहब, ये शायद लड़के हमारी कौम की आजमाइश रखी है अल्लाह ने। मैं लड़कों के लिए इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, क्योंकि इवन डॉक्टर अब्दुल करीम जब बात कर रहे थे नीट के लिए या जेई के लिए, स्पेशली नीट के लिए लड़कियों के स्पेशल बैचेस बनाए बॉम्बे में, तो मैंने किसी एक दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सामने या ट्रस्टी के सामने बात रखी, बड़े नाराज़ हो गए, बोले ऐसा कैसे आप छोड़ सकते हैं लड़कों को। तब मुझे इनकी बात याद आई ध्यान में कि ये तो आजमाइश है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सबसे पहला जो हमको ये जो चेंजेस लाने के लिए अगर कुछ करना है तो अवेयरनेस एट 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड, और बच्चों के माइंड में सक्सेस क्या है उसका डेफिनेशन। क्योंकि अगर आप जॉब या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करें या ना करें, अगर प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए तो जॉब मिले या ना मिले आप खुद से कुछ ना कुछ कर लोगे। एक लॉयर होगा, एक आर्किटेक्ट होगा, एक कंसल्टेंट होगा, डॉक्टर होगा, पैथोलॉजिस्ट होगा, फार्मासिस्ट होगा, वेटरिनरी एक्सपर्ट होगा। अब ऐसे ऐसे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि BHMS, BAMS या वेटरिनरी साइंसेस ये सब डॉक्टर्स बन के सिर्फ डॉक्टरी का ही काम करेंगे। इतने सारे मल्टीनेशनल्स हैं जहाँ रिसर्च चलता है, जहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस चलता है ये बड़ी कंपनियों का, जहाँ पर आपको वेट्स की ज़रूरत है, BAMS, BHMS, BUMS डॉक्टर्स की ज़रूरत है। वो ही नहीं, अगर आप केमिकल एक्सपर्ट्स बनते हैं, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से जो प्योर साइंसेस से भी आप आगे जाते हैं, तो जो टाइप के प्रोफेशंस अवेलेबल हैं आप गुमान नहीं कर सकते हैं। हमको पता नहीं है, हमारा इशू ये है, हमको पता नहीं है। 9th-10th में हमारे बच्चों को पता नहीं है, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं है, और वो शौक नहीं डालेंगे हम वो एज में, तो ये ही टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। अभी हमने साजिद साहब को सुना, कमाल साहब को सुना, तनवीर साहब को सुना। इसमें कई बातें ऐसी आई हैं। मैं अब एक यहाँ की मकामी टीचर जो यहाँ गुज़िश्ता 22 साल से शोबे तदरीस से वाबस्ता नहीं है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मुंबरा में तालीम के इम्कानात क्या हैं। अभी हमने देखा उसमें कुछ मनफी पहलू भी आए, कुछ मस्बत पहलू भी आए। हम आपसे जानना चाहेंगे इसके मस्बत पहलू क्या हैं, यहाँ के इम्कानात क्या हैं। आज हम ये नहीं बोल सकते कि मुमरा में सिर्फ नेगेटिविटी है, क्योंकि आज मैंने देखा इतने सालों में कि तभी मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे फ्लाईओवर्स मिलेंगे, मुझे बाईपास रोड मिलेगा, क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स होते थे अब्दुल्ला पटेल में, छोटी छोटी बच्चियों का एक्सीडेंट हो जाता था क्योंकि हैवी व्हीकल्स थे। तो डेवलपमेंट इज़ देयर, पॉजिटिविटी इज़ देयर। हमारी आज की जो पेरेंट्स है, पहले ये था कि उनको नहीं पता था कि एजुकेशन क्या है, स्कॉलरशिप कहाँ है, फ्री शिप्स कहाँ से मिलेगी। बट आज के पेरेंट्स में इतना जज्बा है कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा है ना, आगे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज ये माहौल, जैसे सर ने बताया कि माहौल है, तो दो किस्म का माहौल है हमारा, कि है बच्चे हमारे पढ़ने वाले, और वो देख के लोग भी इंस्पायर हो रहे कि नहीं हमारा बच्चा भी हायर एजुकेशन में जाना है। बिकॉज देर आर सम इंस्टीट्यूट्स, वी हैव अब्दुल्ला पटेल, हमारे यहाँ पे मेस्को है, हमारे यहाँ पे इवन आई हैव सीन उम्मीद फाउंडेशन वर्किंग, बहुत ही अच्छा इदारा है उनका, उम्मीद फाउंडेशन का। तंजीम वालिदैन, अभी जो सेशन सर ने बताया था, इट वाज रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ के बच्चे नीट कर रहे हैं, जेई क्लियर कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। यहीं का एक बच्चा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, रशीद कंपाउंड। यहीं के बच्चे जो CA अपीयर किए, यहीं के बच्चे जो बिज़नेस। आई एम डीलिंग, अभी देखिए जूनियर कॉलेज में मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन बाहर का तजुर्बा भी ऑलमोस्ट 10 साल का है। हमारे बच्चे नटोरियस, हैं हमारे बच्चे मस्तीखोर, लेकिन हमारे बच्चों में ना एक जज्बा है। और हम एज अ टीचर, मुझे लगता है आज तक हमने ना वो
हासिल नहीं किया है कि हम अपने बच्चों में इतने इनपुट्स डालें कि सही में हम उनके में वो जज्बा लेके आए कि आप कुछ कर सकते हो, और ये हमको करते रहना है। जैसे मैं ज्योग्राफी लेती हूँ और इकोनॉमिक्स, और आपको पता है एक एरिया है और एक फाइनेंस है। सो मैंने ये काम किया अपने प्रैक्टिकल में कि मैं इनका एक है ना कैंटीन एक्टिविटी रखती हूँ। तो ये कुछ फूड्स आइटम लगाते हैं और ये उसमें से प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अगर आप ये देखेंगे सैनिक नगर, तो ये पूरा लेबर एरिया है जहाँ मैंने सेंसस किया है 2011 में। सो ये बच्चे अपना 25% पैसा वहाँ पे जाते हैं, स्नैक्स देते हैं, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि ये जज्बा कैसा है, जैसे सर ने बोला है माहौल, और मेस्को एक इदारा ऐसा है जो उनका मिशन ही है टू हेल्प द पुअर पीपल। जैसे हमारी मोबाइल क्लिनिक है, हमारे मीन्स फ्री शिप्स है। हमारे सर जो है अब्बास सर, उनका हमेशा ये इरादा है कि नो मैटर कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो, लेकिन अगर इसमें एक गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पाया तो इट्स यूजलेस। सो 25% BPL सपोर्ट इज़ देयर। अपकमिंग जो रेडिएंट आ रही है मेस्को की सेकेंड यूनिट नियर MM वैली, वहाँ पे भी अब्बास सर का यही मिशन है कि हमें 25% वहाँ पे भी देना, क्योंकि गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए। तो ऐसे इदारे, और सर आप जो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि एक 7th और 8th और 9th, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि हमारे पास कैटेगरीज है, हमारे पास करिकुलम आउटलाइन में भी एक पर्सपेक्टिव है कि हमारे सारे डिग्निटरीज साथ में आना चाहिए। जैसे एक एकेडमिक्स से प्रिंसिपल है, टीचर्स है, सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट्स है, थर्ड यूनिट है पॉलिटिकल पार्टीज, एंड फोर्थ यूनिट इज द एक्सपर्टाइज लाइक द प्रोफेशनल्स। वी शुड हैव, जैसे आपने बताया ना कि एक बिल्डिंग में गाइडेंस, करियर गाइडेंस होना चाहिए, बट करियर गाइडेंस में हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि करियर गाइडेंस में प्रोफेशनल्स कम ओनली, ओके, एंड स्टूडेंट्स आर देयर। वी शुड हैव अ टीम, एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग इन एयर। मुझे ना हवा में बातें ही नहीं करनी है। जब तक कि हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं, हम उसको सुधारेंगे नहीं, और हमको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप उतरोगे नहीं तो उसको सफाई कैसे करोगे? सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आज हम सब साथ में हैं, तो यू सी दैट देयर आर प्रिंसिपल, देयर इज़ टीचर, देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर पेरेंट्स। ऐसे हम सिर्फ मतलब हमें एक डिस्कशन या एक जलसे के तहत नहीं आना चाहिए, हमें एक यूनिट मुमरा में ऐसी बना ही देना है। जैसे बहुत अच्छा है, इस बार हमने देखा है, हमारे टाइम पे मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज सब थाना से किया, बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं थी। एक सिम्बॉयसिस थी वाहिद और एक पटेल स्कूल थी मुमरा में। सो माई पेरेंट्स सेंड मी टू थाने फॉर स्कूलिंग। वी यूज्ड टू गो फ्रॉम कौसा टू थाने, ओके, इट वॉज वेरी फार अवे देर। सो देर वी स्टडीड इन थाने कोपरी भारत कॉलेज, and here now Bharat Institute has come. So what I mean to say is, आपने एक बात बहुत सही बताई कि 7th और 8th और 9th, अभी आप देखिए यूपी में, अगर बिकॉज माय फादर इज़ फ्रॉम यूपी, उनमें पहले ही जज्बा होता है कि सिविल सर्विस में जाना है, UPSC MPSC, की उनका माहौल ही है। तो ये माहौल क्रिएट करने के लिए हमारे, और मैं ऐसे बोलूँगी कि हमारे बॉयज़ की ना पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉयज़ है ना, अगर आप बोल रहे हो कि मोबाइल एक जैसे कि एक बहुत डिस्ट्रैक्शन है, एंड पॉजिटिवली भी उसको ले सकते हैं। वाई नॉट आवर स्टूडेंट्स क्रिएट एन ऐप। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपने जो अभी एजुकेशन बैंक की बात कही, ये वाकई एक वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं सर कमाल साहब से ही जानना चाहूँगा, जैसे अभी इसमें बहुत सारी बातें आई, इसमें एजुकेशन बैंक की बात भी आई कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मतलब ठिकाना जहाँ बच्चों को पहले लेवल से लेकर आखिरी लेवल तक की तमाम मालूमात हो। क्या इस तरह हम यहाँ कुछ कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मायूसी कुफ्र है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और हमारे MLA साहब ने जो है वो बहुत करीब 4 या 5 साल पहले कहा था कि मुमरा में एक लाइब्रेरी आ रही है। अब वो किस रेशो से आ रही है वल्लाह आलम बिसवाब, लेकिन ये था कि लाइब्रेरी आ रही है। अगर एक गवर्नमेंट की बड़ी लाइब्रेरी, बड़ा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आ जाए, जिस तरह से मुमरा में स्टेडियम आ गया है और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी अल्लाह का शुक्र कि आ गया है, आगे उसको आने में कम से कम 20 साल लगे हॉस्पिटल को, लेकिन बहरहाल आ गया है। तो इस तरह से एक लाइब्रेरी का ये था कि एक लाइब्रेरी मुमरा में, अच्छी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी बनेगी, तो अगर वो बनती है, उसमें ज़िम्मेदारी हमारी है, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स के ज़िम्मेदार हैं, जो मुमरा के ज़िम्मेदारान हैं, वो लोग खड़े होकर के
और एक मर्तबा इनसे सवाल करें कि भाई वो लाइब्रेरी जो आ रही थी वो कहाँ है। अगर वो आती है उसको हम एजुकेशनल सेंटर के तौर पे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुमरा में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे अगर कुछ उनको तालीम अलग से बैठ के पढ़ना हो तो पढ़ सकें। घरों की हालत भी वैसी ही है। मैं बताऊं, मेरा एक बच्चा 2018 में उसने JEE क्लियर किया था बच्चा। वो अबूसाद भाई थे मरहूम, वो आया बच्चा, बोला सर मुझे जो है अपने स्कूल की एक क्लास चाहिए संडे को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे घर में वो माहौल नहीं है, जगह नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। अबूसाद भाई ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुमको जो है रूम दे रहा हूँ, बल्कि हॉल दे देता हूँ, जब चाहो तब आके पढ़ो, लेकिन अकेले मत आओ, कम से कम 1-2 बच्चे हों, इसलिए कि उसका यूटिलाइज हो। वो बच्चे ने पढ़ा और JEE क्रैक किया। सर ने भी बताया उसमें कि यहाँ एक लाइब्रेरी आने वाली है, मतलब आने वाली थी या मतलब उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, ये एक सरकारी मुतालबा है। मैं जानना चाहूँगा हमारे मेहमान कालसकर कॉलेज साहब के प्रिंसिपल साहब से कि क्या हम हुकूमत के इमदाद पे ही इन्हिसार करेंगे या हम खुद भी इस ताल्लुक से अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं, या हमारे पास और क्या वसाइल हो सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा इतना इख्तिसार से चाहूँगा आपसे जानना, उसके बाद मैं तमरीज़ साहब के पास आता हूँ। इस सिलसिले में मेरा कालसेकर कॉलेज जो है, हमने लाइब्रेरी ओपन रखी हुई है। हमारे खाली हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखी है हमने लाइब्रेरी। मेरे लाइब्रेरी में बाहर से बच्चों के लिए 2 अलग टेबल रखे हुए, बॉयज़ के लिए 2 टेबल, गर्ल्स के लिए अलग रखे हुए। मैंने लाइब्रेरी भी अलग डिवाइड कर दी है, सेपरेट कर दी है, और वहाँ पर बच्चा आके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकता है, बुक्स अवेल कर सकता है। ये फैसिलिटीज़ कालसेकर कॉलेज में अवेलेबल है। तमरीज़ साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे सिलसिले में? ये एक थॉट जो बहुत अच्छा शेप कर चुका है लास्ट 10-1 साल में, डॉक्टर अब्दुल कदीर की ख़ास मेहनत इसके ऊपर, जो मैं सोचा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इसको फिर से एक बार दोहरा दूँ और शायद वहाँ से कुछ सॉल्यूशंस भी आएँ। एक है हमारा AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, लाइक हॉस्पिटल्स हैव ICU। जितने ड्रॉप आउट बच्चे हैं या हुफाज जितने वो एरिया में हैं जो कभी पेन भी नहीं पकड़े, उनके साथ एक जगह पे उनको ले आके, और उनका ये सजेशन रहा है हमेशा कि मस्जिद के ऊपर की जगह जो है वो पूरा साल अवेलेबल होती है। टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स अगर आप गिन लें, 52 जुमा और 2 ईद, ओके, तो आपके 52 आवर्स प्लस ईद के आवर्स पकड़ लें, बाकी पूरे जो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स अवेलेबल है हमारे पास फ्री है वो। उस जगह पे सिर्फ अगर लोकल ज़िम्मेदार एक मैथ्स और एक इंग्लिश टीचर ले आए, शाहीन उसको ट्रेन करके भेजेगी, उनको सपोर्ट करेगी। हमारा एक्सपेरिमेंट इस तरह से कामयाब रहा। पहले हम सोचते थे ये बच्चे को शायद 1 साल तक पढ़ाना पड़ेगा या 6 महीने पढ़ाएंगे तब जाके ये 9th की प्रिपरेशन करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चला कि 3 मंथ्स के अंदर बच्चा रेडी हो जाता है 9th का एग्ज़ाम देने के लिए। और आज 500 हुफ़ाज आज अभी बीदर में पढ़ रहे हैं और हमको और रिक्वेस्ट आते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। अब मैं एक दूसरे ऐसे सवाल की तरफ आता हूँ, जिसे अभी हमारे कमाल साहब ने एक बात बताई कि हमारे बच्चों में सलाहियत बहुत है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल मनफी तौर पर होता है। कुछ इसी तरह की बातें अंजुम आरा साहब ने भी बताई कि मतलब बच्चों में जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका मिस यूज़ करते हैं। अगर उसका ऐप बनाएं तो मतलब ना वो पॉजिटिव में हो जाएगा। मैं अंजुम साहब से ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि बराह रास्त बच्चों से मुखातिब हैं, आप बच्चों से बराह रास्त आपका वास्ता है, मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे में कोई सलाहियत ऐसी होती है जो खुल कर नज़र नहीं आती, पता चला कि मतलब वो एकेडमिक में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई और खूबी है, तो उन खूबियों को आप खूबियों की शिनाख्त आप कैसे करते हैं और उसको मोटिवेट कैसे करते हैं? जज़ाकल्लाह सर फॉर दिस टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे चांस मिला है कि मीन्स जैसे स्कूल का यूनिट मैंने ज्वाइन किया था अब्दुल्ला पटेल में सिर्फ नर्सरी स्टूडेंट से, एंड देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन जूनियर कॉलेज। किसी ने मुझसे कहा था महाराष्ट्र कॉलेज में एक प्रोफेसर कि बेटा देखो कभी मीन्स वी वेर इन BEd दैट टाइम, यू मे नॉट गो स्ट्रेट हाई, you may have to take steps in between, and that today I see when I go back to my experience कि I started with nursery, तो I always portray my example in front of my students
कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको ग्रैब कीजिए। अगर मैं 20 साल 22 साल तक नर्सरी में ही रहती तो आज तक नर्सरी में ही पढ़ाती प्री प्राइमरी के बच्चों को, लेकिन मैंने वो आगे हायर एजुकेशन हासिल किया। और हायर एजुकेशन है तो आपको जाना ही है आगे, आगे बढ़ना ही है आगे, नो मैटर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आए। और नहीं, ये भी नहीं देखना है कि आप लड़की है या आप में इतनी ताकत नहीं है, बिकॉज आज भी आप देख सकते हैं that I'm very happy that there are men over here and I am the one lady over here. So alhamdulillah, this is a big achievement for myself and alhamdulillah. So that is that is the lead, that is the lead. क्योंकि आप जब तक आप अपने बच्चों को अपना खुद का इंस्पायर नहीं करोगे, ऐसे ही हमारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बिकॉज उनके लिए देखो महात्मा गांधी को उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने ऑल द हिस्टोरियंस को नहीं देखा है, वो किसको देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल है। अभी उनके लिए जॉन सीना बहुत ही जॉन सीना एंड WWF कैसे उनके ऊपर हावी होता है। यस, यहाँ से जम मारने बोलेंगे तो अभी एक किड ही विल शो ऑल हिज टैलेंट कि मैं कैसे जम मार सकता हूँ करके। तो मैंने देखा है ना, एक्चुअली सर एक हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना, मैंने जो केस हिस्ट्री की है स्टूडेंट्स की, जो हमारे सिंगल मदर सिंगल फादर, सेकेंड थिंग जो डाइवोर्सी है, ये सब की जो है ना इनकी केस हिस्ट्री, मतलब ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। और इनको जब है ना एक्स्ट्रा टाइम देके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेस्को में एक बहुत ही अच्छा बहुत एक अच्छा मुझे माहौल मिला है कि हम एक्स्ट्रा जो चीज़ बैठते हैं ना बच्चों के साथ रेमेडियल में, और जब मैं उनको स्टडी करती हूँ कि इनके घर का माहौल कैसा है, आप यकीन करेंगे सर, आज एक अब्बू बोलते हैं मुझे फ़ोन करके कि मुझे नहीं बुलाइएगा इंस्टीट्यूट में, अगर मैं उस दिन आ गया तो मेरा बच्चे ने मुझसे मतलब ये प्रॉमिस किया कि अब्बू जिस दिन आप यहाँ आए ना तो मैं कॉलेज छोड़ दूँगा। मीन्स इतना थ्रेटनिंग है आज अपने मतलब माँ बाप बच्चों से डर रहे, क्योंकि बच्चों ने क्या दिया है उनको धमकी, सुसाइड, आई लीव द हाउस, घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगी। और सबसे ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट आजकल क्या बच्चों को चाहिए पता है? फ्रीडम। यू डोंट टेल अस एनीथिंग, वी विल एंजॉय टू द फुलेस्ट। तो देखिए हम ऐसे जनरेशन में हैं जहाँ हमको उनको बांध के नहीं रख सकते। कमाल साहब, दरअसल मैं ये जानना चाहूँगा कि इसे अभी मैडम ने बताई बात कि हमारे जो है दो नस्लों के दरमियान बड़ा फासला हो गया है। इस खलीज को कम करने के लिए बहैसियत मौलिम, बहैसियत टीचर, बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत एक मुस्लिम, एक समाज के जिम्मेदार की से हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैडम ने बताया है अभी आपके कि ये दूरियां, यकीनी बात है कि आदमी इस वक्त जो है सिर्फ एक मशीन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हर आदमी अपने मसाइल में उलझ करके एक मशीन बना हुआ है। और दूसरी चीज़ है ये मोबाइल। लोग जो है अभी हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज हज़ारों के हिसाब से मोबाइल में आ रहे हैं और सबसे माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं, लेकिन एक भी मैसेज अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने का नहीं आ रहा है कि अम्मी मुझसे गलती हुई है, अब्बा मुझसे गलती हुई है, जो साल भर मुझसे गलतियाँ हुई हैं उसको मुझे आज माफ़ कर दीजिए। वहीं बाजू में रह करके कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, कोई भी स्टूडेंट, चाहे बगैर स्टूडेंट का जो भी हो, उसको ये एहसास नहीं है कि मैं अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लूँ। वालिदैन की भी कुछ कमियाँ हैं। वालिदैन ने बच्चों को जो बचपन से अपने साथ में लेके चलना चाहिए। ह्यूमन इज़ अ, इंसान जो है एक ऐसा जानवर है जिसको भी ग्रुप चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ में लेके न चलें, अपने बच्चों की बचपन से उनकी बातें न सुने, अच्छी हो, बुरी हो, ख़राब हो, जो भी हो, अगर हम बच्चों को साथ में लेकर के चलते हैं, बच्चों को कोऑपरेट होकर लेके चलते हैं, तो वही बच्चे अपनी बातें हमको शेयर करते हैं। अभी हाल तो हमारा ये है एज ए पेरेंट्स, अगर बच्चे ने कोई चीज़ सवाल पूछ दिया, है डिस्टर्ब मत करो, मैं बिज़ी हूँ। अब बच्चा हमसे सवाल नहीं, फिर किससे करेगा? लेकिन वो दोबारा हमारे पास आएगा नहीं कुछ पूछने के लिए। वो तो ये तो कुछ तो मोबाइल ने उसको दूरी की है, और कुछ हमारे माहौल के माशरे के लोगों में जो है आज जो एक पैसे की होड़ लगी, सिर्फ कमाने की होड़ लगी, हालांकि कमा कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ यह कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया है। और बच्चों को यकीनी बात है कि अगर हम उनसे अपने साथ में नहीं रखेंगे, हम अपने साथ में लेके नहीं जाएं, कहीं जाना है, कहीं आना है, तो फिर उनको कौन लेके? उनके दोस्त लेके जाएंगे। और दोस्त जो हैं कैसे हैं आप सबको मालूम है
तो इसकी वजह से अगर अच्छा दोस्त किसी को मिल गया तो कामयाब हो जाता है, अगर बुरा दोस्त हो तो नाकाम हो जाता है। तो इसके लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को छोटे बच्चों से ही लेकर के उनकी हर परेशानियों को सुने, उनके हर सवाल का जवाब दें और हर चीज़ को लेके चलें। वो आप ही के बच्चे हैं, अगर कुछ कमियां हैं, अगर आप अपने बच्चों को समझाएंगे जैसे बुजुर्ग समझाया करते थे, पहले समझाया करते थे, तो लोग बच्चे जो है उस चीज़ को अमल किया करते थे। बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम अब हमारा तवील हो रहा है, अब हमको यहाँ इसको थोड़ा सा ब्रेक देना होगा, रोकना होगा। मैं आखिरी सवाल तनवीर साहब से करने के बाद तलबा की तरफ आऊँगा। मैं तनवीर साहब से जानना चाहूँगा कि आजकल हमारे बच्चों में रुझान जो है थोड़ा सा नीट की तरफ ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी बुनियादी इनको मालूमात इस ताल्लुक से थोड़ी सी बता दें आप कि किस उम्र से किस लेवल से कैसे तैयारी करें, मुख्तसर में थोड़ा सा बताएं ताकि मैं फिर बच्चों की तरफ आऊँ। तो बच्चों, नीट की प्रिपरेशन जो है 10th स्टैंडर्ड जैसे ही ख़त्म होना शुरू, मतलब ये अभी प्रीलिम्स हो जाएंगे, एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाती है, वहाँ से इमीडिएटली, जैसे मेरी जो डॉटर हैं उसने इमीडिएटली आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, रिजल्ट्स भी बहुत लेट आए, उसके पहले से ही शुरू हो गई थी प्रिपरेशन। फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री NCERT बेस होता है। सो 11th 12th में इट डजेंट मैटर विच एवर बोर्ड यू कम फ्रॉम, आप SSC, ICSC, CBSE जो भी बोर्ड हो, फाइनली 11th 12th का जो कंटेंट है वो CBSE या ICSE जो भी हो, NCERT की टेक्स्ट बुक्स होती हैं। कोई भी बच्चा जैसे गाँव में विदाउट एनी कोचिंग, एनी इंस्टीट्यूट, बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ NCERT को पढ़ के बिल्कुल अपना फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और वो 2 साल, और सारे इतने सारे पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, NTA के वेबसाइट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है सारे पास्ट पेपर्स वगैरह की। अगर कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं तो एक ऑप्शन होता है बच्चों को इंटीग्रेटेड करने का, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो इंटीग्रेटेड करने से होते हैं, या हॉस्टल में रह कर, जैसे बीदर में आज 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक ही रीज़न है कि सुबह 5 बजे से उनका जो रूटीन स्टार्ट होता है, रात में 10 बजे तक उनका डिनर 6-6:30 को हो जाता है वहाँ पर। सो 650 ऑड मार्क्स की ज़रूरत होती है, या 600 प्लस अगर बॉम्बे या अतराफ में एडमिशन चाहिए आपको तो 720 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से 50% विच इज़ 360 मार्क्स इज़ फॉर बायोलॉजी, द रेस्ट 180 इज़ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। खाली जेई में ये फ़र्क है, ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल और थोड़ा सा हायर होता है जेई में, लेकिन मैथ्स इंस्टेड ऑफ बायोलॉजी होता है। तो अगेन जेईई की जो प्रिपरेशन होती है, जो पहले मेंस होती हैं फिर एडवांस होती है, मेंस जब करते हैं तो एटलीस्ट बॉम्बे, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अदर देन IIT, वहाँ पर काफ़ी चांसेस होते हैं। और जेई मेंस की प्रिपरेशन आप करें तो एक और चीज़ का फ़ायदा हो जाता है आपको, MHCET की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, बिकॉज वो लेवल पे अगर आपने प्रिपेयर किया है MHCET आप क्रैक कर लोगे। तो ये 2 एग्ज़ाम्स को थोड़ा अगर आप ग्रिप में ले लें राइट टाइम पे, 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने अपनी फिज़िक्स और मैथ्स को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका फिज़िक्स वाला डर जो है वो नीट में निकल जाएगा। बिकॉज बच्चे ज़्यादातर 80% में देखा हूँ बच्चे फिज़िक्स से डरते हैं, और फिज़िक्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि मैथ्स के बेसिक्स जो हैं, और स्पेशली लास्ट 2-3 साल में जब लॉकडाउन में मैथ्स का थोड़ा सा ग्रिप ये हुआ, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, नहीं आता ना, कोई मैथ्स टीचर को पकड़ के उसको सॉल्व करवाना है हमको, ये इंपॉर्टेंट है। सो नीट के मामले से बस, दैट्स ऑल सर। बहुत शुक्रिया। अजान के बाद बच्चों के सवाल से हम करेंगे। ये तो मतलब ऐसा हुआ कि या तो आपको सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ देखिए ऐसा तो नहीं कि मतलब कि आपके असातिज़ा सामने बैठे हैं इसलिए आप खौफ खा रहे हैं, ये नहीं पूछना है। देखिए अभी यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, इसमें कुछ ऐसा रह गया होगा, कोई मतलब आपको उसमें तशफ़ी नहीं हुई होगी, या कभी ऐसा लगा होगा कि इस पर कुछ और हमको मालूमात लेनी है। तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके जहन में है, आपके करियर से मुतालिक, आपके मालूमात से मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं उसको।
शायद ज़रूरत नहीं है। हाँ तो हम अब इस सेशन को हम यहाँ पर कुछ वक्फा करेंगे। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर कभी किसी और जगह पर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे।